बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल इनहिबिटर्स, यानी कि ऐसे ड्रग्स, ऐसी एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया की सेल वॉल की जो सिंथेसिस होगी उसको इनहिबिट करेंगी, उसकी जो फंक्शनिंग होगी उसको डिस्टर्ब करेंगी। मेन टॉपिक पे जाने से पहले कुछ टर्म्स मैं आपको बताऊंगी जो कॉमनली यूज़ होती हैं जब हम एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं, सेल वॉल इनहिबिटर्स की बात करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें टर्म आती है एंटीबायोटिक। ठीक, एंटीबायोटिक जो सी होती है इसका जो ओरिजिन होता है ना वो माइक्रोब इटसेल्फ होता है। ठीक, माइक्रोब से एंटीबायोटिक्स जो होंगी वो ली जाएंगी, फंजाई से भी ली जा सकती हैं या बैक्टीरिया से भी ली जा सकती हैं। दूसरी टर्म है एंटी माइक्रोबियल, या इसको एंटी माइक्रोबिक भी कहा जाता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि ऐसी कोई भी सब्सटेंस जिसको किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा सके। थर्ड है बैक्टीरिसीडल। बैक्टीरिसीडल में क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होते हैं उसको भी इनहिबिट करते हैं और बैक्टीरिया को किल भी करते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक है नेक्स्ट टर्म। ये ऐसे सब्सटेंसेस होंगी जो उसकी सिर्फ ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, लेकिन जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसको किल नहीं करेंगे। कीमोथेराप्यूटिक्स एजेंट्स होंगे या एंटी माइक्रोबियल एंटीबायोटिक्स, इनको हम स्पेसिफिकली कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टर्म है रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी ग्रोथ को हम इनहिबिट या किल नहीं कर सकते उनको विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स या एंटी माइक्रोबियल्स। सेंसिटिव वो होंगे ऑर्गेनिजम्स जिनकी ग्रोथ जो होगी वो इनहिबिट होगी एंटीबायोटिक्स के थ्रू, उनको हम सेंसिटिव कहते होते हैं। नेक्स्ट टर्म है स्पेक्ट्रम। ये उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है या डिफ़ाइन करता है कि एक जो ड्रग है वो कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ख़िलाफ़ एक्टिव है या उनको कितने ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकती है। ठीक, इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम और एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ये होगा कि जो हमारे पास ड्रग होगी वो एक वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स को किल या इनहिबिट करेगी। ठीक, और नैरो रेंज में क्या होगा कि वो कुछ ही ऑर्गेनिजम्स को किल करेगी। ठीक, अब इसमें फिर वो आ जाता है कि जो ब्रॉड है ये दोनों ऑर्गेनिजम्स को कर सकती है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑरिजिन के ऑर्गेनिजम्स को किल या इनहिबिट करता है। नेक्स्ट टर्म है सक्सेप्टेबल। ये हमारे पास जो ये टर्म है ये हम यूज़ करते हैं कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कि जो इनहिबिट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स एंटी माइक्रोबियल्स। नेक्स्ट टर्म है मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। इसमें ये होता है कि लेबॉर्ट्री में ये टर्म लेबॉर्ट्री में यूज़ होती है कि ये एक्सप्लेन करने के लिए कि कितनी मिकदार चाहिए किसी भी ड्रग की माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़, यानी कि जो मिनिमल कंसंट्रेशन होगी, कम से कम मिकदार जो चाहिए होगी उसको मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन कहा जाता है। लेट्स टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। ठीक, यानी कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हम ये एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। तीन मेन सोर्सेज हैं, एक है बायोलॉजिकल सोर्स, दूसरा है केमिकल सोर्स और तीसरा है मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन ऑफ प्रीवियस एंटीबायोटिक्स। अगर बात की जाए बायोलॉजिकल सोर्स की तो इससे ये है कि हम जो नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया या फंजाई हैं उन्हीं में से हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। ठीक, अब जैसा कि पेंसिलिन जो ड्रग है हमारे पास उसको हमने कहाँ से लिया, जो मोल्स होते हैं पेंसिलियम उसको वहाँ से लिया गया। ठीक, उसके बाद है कि जो लार्जेस्ट सोर्स है हमारे पास एंटीबायोटिक्स का वो जो जीनस स्ट्रेप्टोमाइसिस है वो है। ठीक, यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है ये हमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करता है, जैसा कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन्स, एरिथ्रोमाइसिन, ये सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं ये स्ट्रेप्टोमाइसिस से आती हैं। दूसरा सोर्स है केमिकल सोर्स। ठीक, केमिकल सोर्स में क्या होता है कि जब हम इसमें होता है कुछ जब कंपाउंड्स को सिंथेसाइज़ किया जा रहा होता है या उसको दूसरे पर्पस के लिए टेस्ट किया जा रहा होता है। ठीक, तो फिर हमारे पास जो ये वाली ड्रग्स हैं ये फॉर्म में आती हैं, जैसा कि सल्फोनामाइड्स ड्रग्स कौन सी हैं, ये कैसे हमारे पास फॉर्म में आई थी कि जब जो एक किस्म का डाई होता है एनालिन डाई, उसकी स्क्रीनिंग जब की जा रही थी तो हमारे पास सल्फोनामाइड ड्रग जो थी वो फॉर्म में आई थी। थर्ड है मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन ऑफ प्रीवियस डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स। इसका मतलब ये है कि जो पहले से एंटीबायोटिक्स
हमने डिस्कवर की हुई हैं या बन चुकी हैं, ठीक, उसको क्या किया जाता है, उसको मैनिपुलेट किया जाता है, उसमें चेंजेस लाए जाते हैं ताकि या तो उसका जो स्पेक्ट्रम है उसको डाइवर्सिफाई किया जाए कि वो बहुत ज़्यादा जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके ख़िलाफ़ एक्टिव हो। इसमें एग्जांपल है इसकी कि जो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस हमारे पास जो हैं एंजाइम्स हैं और जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स हैं उसको इसी मेथड के थ्रू मैनिपुलेट किया गया है और उनका जो स्पेक्ट्रम है उसको डाइवर्सिफाई किया गया है। नो कम टूवर्ड्स आवर टॉपिक सेल वॉल इनहिबिटर्स। अच्छा, अब जब भी हमने किसी इनहिबिटर के बारे में पढ़ना है, ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होगा या सेल वॉल इनहिबिटर्स हो गया, तो हमें पता होना चाहिए कि जो सेल वॉल है उसकी सिंथेसिस कैसे होती है, उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं। अगर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स की बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो कैसे होती है। जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, अब इसके ऊपर जो है ये एंटीबायोटिक्स कौन सी हैं वो उनका एक्शन हो सकता है और ये हमारे पास सब यूनिट्स के बने होते हैं, ठीक। दो मेन सब यूनिट्स होते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल के, जिसको कहते हैं नेम एंड नैग, ठीक। अब नेम एंड नैग जो सा है, एक है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एक है एन एसिटाइल म्यूरमिक एसिड। दो मेन सब यूनिट्स हैं बैक्टीरियल सेल वॉल के। ये दोनों जो सब यूनिट्स हैं ये मिल के बनाते हैं पेप्टिडोग्लाइकैन, ठीक। पेप्टिडोग्लाइकैन में अब जो ग्लाइकैन मॉलिक्यूल होता है ना वो जुड़ा हुआ होता है एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, ठीक। यानी कि जो पेप्टाइड की चेन्स होंगी ना, पेप्टाइड साइड चेन्स, उनकी क्रॉस लिंकिंग हुई होती है टू हेल्ड टुगेदर, ठीक। पेप्टिडोग्लाइकैन मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। अब बैक्टीरियल सेल वॉल की अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो वो उसको शेप देता है, उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम आउटसाइड टॉक्सिन्स एंड द एंटी माइक्रोबियल्स। अब जो ये क्रॉस लिंकिंग होती है ना, ये मेन टारगेट होता है सेल वॉल इनहिबिटर्स का, ठीक। यानी कि जो ये इनहिबिटर्स होंगे ये इस क्रॉस लिंकिंग पे जाके अपना एक्शन करेंगे, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होगा उसकी जो सेल वॉल होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब हमारे पास तीन जो हैं वो सेल वॉल इनहिबिटर्स हैं या जिनको हम बीटा लैक्टम भी कहते होते हैं, वो हैं पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स एंड कार्बापिनम्स, ठीक। अब ओवरऑल अगर बात की जाए जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती हैं तो वो उनका एक्शन कैसे होता है। पेप्टिडोग्लाइकैन की जो सिंथेसिस होती है ना उसमें एक स्टेप होता है ट्रांसपेप्टिडाइजेशन, ठीक, यानी कि जिसमें जो क्रॉस लिंकिंग होती है बिटवीन द ग्लाइकैन चेन्स। अब जो ये बीटा लैक्टम्स होंगे ये जो ट्रांसपेप्टिडाइजेशन होगी ना इसको इनहिबिट करते हैं और इसका जो फंक्शन होगा उसको डिस्टर्ब करते हैं। ट्रांसपेप्टिडेशन के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है जिसको कहते हैं ट्रांसपेप्टिडेज। अब ये जो होगा ये मेजर टारगेट होगा फॉर एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम्स जो होते हैं ये एनालॉगस होते हैं एक अमाइनो एसिड के, जिसको हम कहते हैं डी एलानाइल डी एलानिन। ये अमाइनो एसिड होता है जो पेप्टिडोग्लाइकैन की बायोसिंथेसिस में यूज़ होता है। अब जब ये एनालॉगस होता है तो जो ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम होता है जिसको हम पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स भी जिसको कहते हैं, अब उसको नहीं पता होता कि ये जो मेरे साथ बाइंड जिसने होना है ये अमाइनो एसिड ही है या बीटा लैक्टम है। तो इसकी वजह से जो ये बीटा लैक्टम्स होते हैं ये इरिवर्सिबली बाइंड कर जाते हैं टू द अमाइनो एसिड। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो फाइनल क्रॉस लिंकिंग जो हमारे पास स्टेप होगा वो होगा ही नहीं, जिसकी वजह से फिर क्या होगा सेल वॉल सिंथेसिस जो होगी वो कंप्लीट नहीं होगी। जब सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होगी यानी कि न्यू जो पेप्टिडोग्लाइकैन मॉलिक्यूल्स हैं वो नहीं बनेंगे, तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि जो पहले से पेप्टिडोग्लाइकैन है ना उसकी भी डाइजेशन हो जाती है। ऑटोलाइटिक हाइड्रोलिसिस यानी कि ये एंजाइम्स होंगे जो पहले से पेप्टिडोग्लाइकैन होगा उसको भी डाइजेस्ट कर देंगे और जो न्यू पेप्टिडोग्लाइकैन है वो भी नहीं बनेगा। तो जिसकी वजह से जो पूरा बैक्टीरियल सेल होगा वही क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसकी जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाएगी और डिपेंडिंग अपॉन द स्पेक्ट्रम उसकी जो ग्रोथ है वो इनहिबिट भी हो जाती है और या जो बैक्टीरिया है वो पूरा का पूरा किल हो जाएगा। नो कम टूवर्ड्स मैकेनिज़्म ऑफ पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन क्या करता है हमारे पास कि ये तीन तरह से अपनी जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है उसको शो करता है। सबसे पहला है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, जैसे कि मैंने भी ठीक। तो ये जो होंगे हमारे पास पेनिसिलिन्स होंगे ये उन जो प्रोटीन्स होंगे उनको इनएक्टिवेट कर देंगे और जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं जैसा कि मैंने पीछे बताया कि ट्रांसपेप्टिडेजेस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया होगा उसकी सेल वॉल की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं।
नेक्स्ट है इनहिबिशन ऑफ ट्रांसपेप्टिडेज। ये जो पेंसिलिन होंगे, ये जो ओवरऑल प्रोसेस होगा ये बायोसिंथेसिस का, उसको ही क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। क्रॉस लिंकिंग फिर नहीं होगी और जो सेल वॉल सिंथेसिस है उसकी ब्लॉकेज हो जाएगी। थर्ड है प्रोडक्शन ऑफ ऑटोलाइसिस। इसमें वही जो डीजनरेटिव एंजाइम्स होंगे जो पहले से एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया की सेल वॉल होगी उसको ही डैमेज कर देंगे, उसको ही डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे जो बीटा लैक्टम्स एंटीबायोटिक्स होंगे या पेंसिलिन होंगे उनका एक्शन होगा। देखें, ये एक बैक्टीरियल सेल है हमारे पास, ठीक, ग्रोथ मीडियम में, और साथ हमने क्या कर दी है, ऐड कर दी है पेंसिलिन ऐड कर दी है। अब क्या होगा कि जो बैक्टीरियल सेल है वो कोशिश कर रहा है ग्रो करने की, सही, वो ग्रो तो कर रहा है लेकिन अपनी जो नई सेल वॉल है वो नहीं बना पा रहा। जब नई सेल वॉल नहीं बना पा रहा तो जो अंदर से साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होगा वो बाहर की तरफ स्क्वीज़ आउट करना शुरू कर देगा, सही। अब फिर जो सेल है वो साइज़ में तो ग्रो कर रहा है लेकिन अपना जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है उसको दो डॉटर सेल्स में डिवाइड नहीं कर पा रहा। लास्ट में क्या होगा कि जो उसकी पूरी सेल वॉल है वो इसी तरह लॉस्ट हो जाएगी, उसकी जो शेप होगी, इंटीग्रिटी होगी वो मेंटेन नहीं होगी, जो उसका होम्योस्टेसिस का मैकेनिज़्म होगा वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सेल है उसकी डेथ हो जाएगी। इसी तरह अगर बात करें स्फेलोस्पोरिन्स की, जो भी सेल वॉल इनहिबिटर्स में आता है, तो ये भी पेप्टिडेज़ के साथ जो होंगे बाइंड कर जाते होते हैं, ठीक। इसमें इसकी 3 जनरेशन आती हैं। फर्स्ट जनरेशन जैसा कि इसमें होता है सेफेलैक्सिन हो गया या सेफेलोज़ोलिन हो गया। अब इसमें इनका जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है वो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के ख़िलाफ़ है। जो सेकंड जनरेशन स्फेलोस्पोरिन्स है उसमें है सीफेक्लोर, ये जो होते हैं ये टू रेजिस्टेंस होते हैं टूवर्ड द बीटा लैक्टमेजेस, ठीक। जो फर्स्ट जनरेशन होंगे उनमें ये होता है कि उसमें जो वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स, सही। तो लेकिन जो सेकंड जनरेशन ये सेफेलोस्पोरिन्स होंगे ये एक्टिव होते हैं फॉर ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स। थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स में आता है सेफ्ट्रियाक्सोन, ये जो होंगे ये एक्टिव होते हैं टूवर्ड्स द ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स। फिर इसमें कुछ में आती है कि फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स होते हैं, इसमें ये होता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो से होंगे उसके ख़िलाफ़ भी एक्टिव होते हैं, उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसको ये क्रॉस कर सकते होते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक सेल वॉल इनहिबिटर्स। इसमें हमने बेसिक टर्म्स पढ़ी जो यूज़ होती हैं एंटी बैक्टीरियल्स के लिए। देन हमने सेल वॉल इनहिबिटर्स ओवरऑल पढ़ा, बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में पढ़ा, पेंसिलिन के बारे में पढ़ा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।